नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2016। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं चुनावी सुर्खियों के साथ। प्लास्टिक के बैनर और पोस्टर्स पर सख्त चुनाव आयोग, सभी पार्टियों के इस्तेमाल बंद करने का निर्देश, पुरानी गाइडलाइंस का भी हवाला। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की टीएमसी की शिकायत, एक स्टिंग ऑपरेशन में माफिया गठजोड़ का आरोप, तृणमूल की मान्यता रद्द करने की मांग। बांग्लादेशियों के घुसपैठ मुद्दे पर तरुण गोगोई ने बीजेपी के आरोपों को किया खारिज, कहा इल्जामों को साबित करे केंद्र सरकार। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर पुदुचेरी में मौजूद चुनाव आयोग की टीम, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात आज। पांच राज्यों में चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को प्लास्टिक के पोस्टर और बैनर के इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा है। आयोग की तरफ से जारी इन ताजा निर्देशों में कहा गया है कि प्लास्टिक के खतरनाक प्रभावों के मद्देनजर राजनीतिक दल इन प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल करने से बचें। चुनाव आयोग ने इस बाबत 1999, 2003, 2004 और 2006 में जारी निर्देश का भी हवाला दिया है। इसके लिए आयोग चाहता है कि सभी राष्ट्रीय और राज्य की पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को सही तरीके से सलाह दें। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस का एक उम्मीदवार स्टिंग ऑपरेशन में माफिया के साथ गठजोड़ की बात कर रहा है। इसी आरोप पर कांग्रेस के कानूनी विभाग के सचिव केसी मित्तल ने मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी को ईमेल के जरिए शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं और टीएमसी का माफिया कनेक्शन को उजागर करते हैं। कांग्रेस की चुनाव आयोग से मांग है कि फौरन स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो फुटेज की जांच होनी चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत टीएमसी की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री और टीएमसी नेता मदन मित्रा ने अलीपुर जेल में से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए उन्होंने नामांकन पत्र में बताया कि उनके पास 88 लाख की संपत्ति है, जिसमें करीब 35 लाख के कोलकाता में 2 फ्लैट, बैंक में जमा और निवेश के रूप में 43 लाख रुपए शामिल हैं। उनके पास तकरीबन 2 लाख रुपए के आभूषण हैं। उन्होंने बताया कि उनके नाम से कोई भी वाहन पंजीकृत नहीं है, जबकि उनकी पत्नी के पास 62 लाख की संपत्ति है, जिसमें 2 वाहन भी शामिल हैं। मित्रा उत्तरी 24 परगना जिले की कमरहट्टी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014-15 में अपनी सालाना आय 7 लाख के करीब बताई है। आपको बता दें कि मित्रा को चर्चित शारदा घोटाले के आरोप में दिसंबर 2014 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मित्रा पर दंगे से लेकर आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वास हनन के कई मामले दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बुधवार को जलपाईगुड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने डबग्राम फाल्गुड़ी विधानसभा सीट से उम्मीदवार दिलीप सिंह के लिए जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम के बीच गठबंधन को 2 पार्टियों के बीच गठबंधन से बढ़कर ममता बनर्जी के खिलाफ एकजुट होना बताया। सीताराम येचुरी का कहना था कि पहले दौर के चुनाव के बाद बदलाव दिखना शुरू हो गया है। आने वाले 2 दौर में परिवर्तन पर पूरी तरह से मुहर लग जाएगी। फर्स्ट स्टेज इलेक्शन के बाद हम कॉन्फिडेंट है कि इस बार बंगाल के अंदर एक राजनीतिक बदलाव आ रहा है। पश्चिम बंगाल की उत्तर बर्धमान विधानसभा सीट पर सीपीएम के प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पहले दौर के 18 सीट पर हुए चुनाव में उन्होंने जीत का दावा किया। साथ ही आरोप लगाया कि ममता सरकार जंगल महल का रास्ता भूल गई है।
लिहाजा यहाँ का विकास अब वाम दल ही कर सकते हैं। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने शारदा से लेकर नारदा का मुद्दा भी छेड़ा। उन्होंने कहा कि जहां सरकार एक तरफ भ्रष्ट है तो वहीं दूसरी तरफ वो जातिवाद का कार्ड खेलकर जनता का अपमान कर रही है। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस दौर की 62 सीट पर नामांकन पत्रों की जांच के बाद 421 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर कोलकाता, वर्धमान, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले की इन 62 सीटों पर 21 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 171 नामांकन पत्र भरे गए हैं, जबकि नादिया में 108, वर्धमान में 83 और उत्तर कोलकाता में 59 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं चौथे और पांचवें दौर के लिए नामांकन फिलहाल जारी है। पश्चिम बंगाल में पहले दौर की 18 सीट पर 4 अप्रैल को हुए चुनाव में 84% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग की तरफ से बुधवार को आई अंतिम रिपोर्ट में यह सामने आया। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट 80% के करीब इशारा कर रही है, जो अब आखिरी रिपोर्ट में बढ़कर 84% मतदान सामने आया है। सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम मिदनापुर जिले की सलबूनी विधानसभा सीट पर हुई है। यहां 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि सबसे कम वोटिंग पुरुलिया विधानसभा सीट पर आकी गई है। यहां 80% से भी कम मतदान हुआ है। जिन 18 सीट पर बीते सोमवार को चुनाव हुआ, उनमें से 13 विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित मानी जाती हैं। हालांकि मतदान के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी मिदनापुर में बुधवार को चुनावी सभा की। उन्होंने वाम दल, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की जमकर आलोचना की। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि इन पार्टियों की अगुवाई में पश्चिम बंगाल बदहाल हो गया है और इसे तरक्की की राह पर लाने के लिए बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को उन्होंने फिर से उठाया। आपके हक पर वो अधिकार जमाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमको पश्चिमी बंगाल में एक अपनी सरकार चाहिए जो कि हमारा सहयोग कर सके। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल से लगी हुई सीमा को हम पूरी तरह से सील करेंगे ताकि कोई भी बांग्लादेशी यहां पर पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करने की हिम्मत न कर सके। और अब बात असम की। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए फिर से जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि त्रिशंकु विधानसभा के हालात नहीं आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब 2 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो ये साबित कर दे कि कांग्रेस सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है तो फौरन अपना पद छोड़ देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने AIUDF से चुनाव के बाद भी किसी तरह के कोई गठबंधन से साफ इनकार किया। There is no need for hung assembly. We'll get an absolute majority on our own. During the election, the illegal immigrants who cropped up all of a sudden, and after election it disappeared. Same thing is 2014 also. It cropped up like anything. Modi raised it. So after that, even he himself given assurance to the people of Assam, the moment I come back to power, from the next day, all these illegal migrants will be picked up. Who has stopped him? Why did you not detect them? Why did you not deport them? You see, why? What you have been doing for last 2 years? असम के सियासी रण में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में एक रैली की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए की नीतियों के नाम बदलकर उन्हें अपनी बता रही है। मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को लेकर एनडीए की नीतियों के नाकाम होने की बात भी कही। आर्थिक मोर्चे पर पिछले 2 सालों में खेती बाड़ी में मंदी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे बड़े पैमाने पर भारत के किसान दुर्गति का सामना कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में रोजगार वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। असम में दूसरे दौर के प्रचार की कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को 4 रैलियां की। बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर उन्होंने सूबे की गोगोई सरकार को घेरा, तो वहीं असम में बदलाव की लहर का दावा भी किया।
अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। कुछ ऐसे चुटीले अंदाज में बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में गरीबी का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। गरीबी में आज आसाम 16वें नंबर पर है, इतना गरीब राज्य बन गया है। गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बेरोजगारों के हाथों को काम नहीं है। गुवाहाटी में गडकरी प्रेस से भी मुखातिब हुए। उन्होंने असम में बदलाव की लहर का दावा किया। असम में भ्रष्टाचार, कार्यक्षमता, नॉन गवर्नेंस और लोगों की 15 साल की अपेक्षा को पूरी तरह से कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया उसके प्रति एक तीव्र रिएक्शन असम की जनता में है, और इसके कारण ये जो वोट है वो परिवर्तन के लिए है। नितिन गडकरी ने नलबाड़ी, धुबरी में भी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी भी खिंचाई। असम में दूसरे और आखिरी दौर के लिए शनिवार शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात पुदुचेरी की। पुदुचेरी और तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की एक टीम बुधवार को पुदुचेरी पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के साथ चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी टीम में शामिल हैं। टीम ने बुधवार को पुलिस और आयोग की क्षेत्रीय अधिकारियों से मुलाकात की। चुनाव आयोग की ये टीम आज पुदुचेरी की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। चुनाव आयोग की ये टीम शुक्रवार को चेन्नई रवाना होगी, जहां चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और पुदुचेरी से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। हम उनका रुख करते हैं। अखिलेश, कल भी तमाम तैयारियों का जायजा लिया, आयोग को कितना पुख्ता तैयारियां दिख रही हैं, और अब राजनीतिक पार्टियों से भी सलाह मशवरा होगा। हम देख रहे हैं कि इस तरह की प्रैक्टिस लगातार की जा रही है कि राजनीतिक पार्टियों के साथ भी बातचीत हो रही है। देखिए, ऐसे तो यह आम बातचीत चुनाव आयोग चुनाव शुरू होने के पहले ये सब बातचीत करती है, लेकिन जो पुडुचेरी की जो खास विशेषता है, पुडुचेरी एक ऐसा प्रदेश है जो कई भागों में बिखरा हुआ है। आप जिस तरह से आप देखते हैं कि सतत एक जमीनी सीमा उत्तर प्रदेश या बिहार या आंध्र प्रदेश, इस तरह की सीमा नहीं है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक सीमा के बीच में कई टुकड़े हैं, कई पैचेज हैं, जिसमें पुडुचेरी है, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में है, ये केरला में है। तो इस तरह से कहे कि 4 प्रदेशों में पुडुचेरी बटा हुआ है, तमिलनाडु में भी है। तो एक चुनाव आयोग की यह चिंता है कि जो केरला में, आंध्र प्रदेश में उस जगह पे जो लोग वोट देंगे, उन लोगों के वोट का मतगणना कैसे होगी। आमतौर पर उनकी मतगणना वहीं पे होती है जहां पे वो वोट देते हैं। इस बार केंद्र राज्य सरकार जो है, राज्य चुनाव आयोग जो है, उसने कहा था कि कुछ और मतगणना केंद्र बनाए जाए। पुडुचेरी जो मेन लैंड है उसके अंदर भी पहले एक ही मतगणना केंद्र होती थी। तो इस तरह से कई चीजें हैं, लेकिन खासतौर पर जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, पुडुचेरी आमतौर पे एक शांत जगह है। लेकिन जो असली समस्या यही आती है कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन में चूंकि कई जगहों में बिखरा हुआ है, इसलिए किस तरह से प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरह से चुनाव आयोग की टीम उन जगहों पे दौरा करेगी, क्योंकि बीच में तमिलनाडु पड़ेगा, बीच में वहां केरला भाग के जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में टीम रहेगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिसके बारे में अभी चुनाव आयोग इसको चाक चौबंद करना चाहती है। प्रीति, बिल्कुल। और अखिलेश, ये तो तैयारियों की बात हुई। हम जानते हैं पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो चुनाव के दौरान बहुत कम जिसका जिक्र होता है, उतना नहीं सुनने को मिलता है। ऐसे में आपने जो दौरा किया, आपने मुख्यमंत्री से भी बात की, किस तरह से आप इस चुनाव के समीकरण हमें समझाएंगे पुदुचेरी में इस बार? देखिए, पुडुचेरी एक जो आम केंद्र शासित, जैसे दिल्ली के बारे में हम लोगों की धारणा बनती है कि दिल्ली जैसा पुडुचेरी दिल्ली से थोड़ा सा ज्यादा पावर है, क्योंकि पुडुचेरी की राज्य सरकार के पास पुलिस का अधिकार है, पुलिस राज्य सरकार के कंट्रोल में है। और जहां तक चुनावी समीकरण की बात है, तो चुनावी समीकरण यहाँ जिस तरह से तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके, कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में मुकाबला होता है, तो उसमें एक को अगर छाट दें, विजयकांत की जो पार्टी है उसको अगर छाट दें, तो अन्य सारे दल यहाँ पुडुचेरी में मौजूद हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वे कांग्रेस में ही पहले थे, अभी उन्होंने अपना एनआर कांग्रेस बनाया है, उसके वो मुख्यमंत्री हैं। अभी वो 3 बार वे मुख्यमंत्री रहे हैं और 4थी बार मुख्यमंत्री बनने की वो तैयारियों में लगे हुए हैं।
कांग्रेस के साथ खास बात यह है कि कांग्रेस जो हमेशा कांग्रेस के अंदर कहा जाता है कई तरह की लॉबी बन जाती है, आंतरिक विवाद होते हैं, इस तरह के विवाद कांग्रेस में इस बार नहीं दिख रहे हैं। वी नारायण स्वामी हैं, उसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डीएमके के साथ इनका अलायंस हो गया है। हालांकि सीटों की पूरी घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि कौन कौन सीट कौन कौन लड़ेगा। वो तमिलनाडु में बयान उनका आया है कि तमिलनाडु में जब पूरे सीटों का तालमेल हो जाएगा, जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तमिलनाडु की सीटें, उसके बाद पुडुचेरी की सीटें तय की जाएंगी। तो एक तरीके से कहें कि यह पुडुचेरी जो है वह अगर आप माइनस कर दे एमडीएमके के तो वे सारे दल यहाँ हैं। बीजेपी भी यहाँ से अपने किस्मत आजमाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का पुडुचेरी में कोई प्रेजेंस अभी तक नहीं रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी काफी तत्परता से और लगता है अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रही है। पीजी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी का मानना है कि राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा आर्थिक मदद देनी चाहिए। उनसे राज्य के तमाम मसलों पर बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। पांडिचेरी एक छोटा लेकिन खूबसूरत राज्य है और एन रंगास्वामी पांडिचेरी के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या है इस छोटे राज्य की समस्याएं और क्या है चुनौतियां। Our state, small UT actually. Now we are going to implement so many schemes for our education as well as health, particularly giving very good education to our student. As well as we want to develop our Pondicherry, one of the model city like model city. But still many people are coming from different states. Why they come to Pondicherry? This is one of the best place for stay in Pondicherry, living peacefully. Becoming a union territory, what do you think that center should do more for Pondicherry? As a UT, what we are expecting from the government of India, that is a fund for the development of our Pondicherry UT, because this is a very small place. Revenue sources is very limited one. So we need money for the development of our state. The government of India funds 7%, but our UT revenue wants 30%. Now that is reverse this. Our own sources is more than 70, that the government of fund only 30. Okay, so now we are expecting more money from the government of India for implement all these schemes. तो पांडिचेरी के मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार को पांडिचेरी के लिए ज्यादा फंड देना चाहिए ताकि पांडिचेरी की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को वे पूरा कर सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ पुडुचेरी से अखिलेश सुमन। और अब बात तमिलनाडु की। श्रीलंका की नौसेना आए दिन तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है और ये आज नहीं बल्कि कई बरसों से होता आ रहा है। पिछले कई दशकों में रही सरकारें आज तक इस मुसीबत का कोई स्थायी हल नहीं निकाल पाई हैं। नतीजा यही है कि मछुआरे खौफ की तो उनके परिवार मजलूमियत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। राज्य के विधानसभा चुनाव में इस बार ये मुद्दा बेहद बड़ा है। ग्राउंड जीरो से रविंद्र सिंह शुरान की खास रिपोर्ट। इन मजलूम निगाहों से एक आस अब भी बंधी है। जो हर पल, जो हर पहर के साथ रह रहकर अश्कों के जरिए रिश्ती चली जा रही है। एक माँ से उसके लाल के बिछड़ने का दर्द क्या होता है, इसे यकीनन महसूस करना भी नामुमकिन है। 15 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। बेटे की वापसी तो छोड़िए, उसकी खबर तक ने अब तक दस्तक नहीं दी। 27 साल का जगदीश इस वक्त किस हाल में है, सरकार तक नहीं जानती।
रोज की तरह जगदीश मछली पकड़ने अपनी नाव पर सवार हुआ था, लेकिन अफसोस वो वापस नहीं लौटा। श्रीलंकाई नौसेना ने उसे अंतर्राष्ट्रीय समंदर में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। गुहार गुजारिशों का सिलसिला खूब चला, लेकिन कार्रवाई अब तक सिफर है। आलम यह है कि दर्द से त्रस्त देवयाना की जुबान पर अब खुदकुशी जैसे लफ्जों ने जगह बना ली है। எல்லாம் உடனே தற்கொலை பண்ணி நம்ம வீட்டோட செத்துடலாம் அப்படிங்கிற முடிவுல தான் நாங்க இருக்கிறோம். எங்களுக்கு நல்ல தகவல் வரல அப்படின்னாக்கா என் பிள்ளை அங்கேயே அவங்க சாவடிச்சுட்டு நாங்க இங்கேயே சத்து போறோம்। जगदीश की पत्नी, उसकी मां और 1.5 साल के बेटे का गुजारा मछली पकड़ने से ही होता था, लिहाजा इस परिवार पर दोहरी मार पड़ी। एक ओर घर का चिराग लापता हुआ तो दूसरी ओर कमाई के सभी साधनों ने मुंह मोड़ लिया। यूं तो मछुआरों की इस मुसीबत को कई बार अलग अलग मंच पर उठाया गया, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इस मुसीबत का स्थायी हल नहीं निकाल पाई। It is our humble request that the government of India should take steps, immediate steps, to solve this problem by way of bilateral talks. For that purpose, very well I am approaching our National Fisheries Forum on behalf of the National Fisheries Forum. As the chairperson, I am very much regularly contacting the Ministry of External Affairs. मामला संसद में भी उठ चुका है, लेकिन समस्या की चौखट पर अब भी ताले लटक रहे हैं। अब ऐसे में इन विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा सबकी जुबान का हिस्सा है, चाहे वो जनता हो या फिर नेता। सवाल यही है कि समाधान निकलेगा तो आखिर कब। चुनाव में इन लोगों का मुद्दा है कि कम से कम सरकार इसका कोई स्थायी समाधान निकाले, ताकि यहाँ रहने वाले मछुआरों और उनके परिवारों को एक सुरक्षित जिंदगी मुहैया करवाई जा सके। नागापट्टनम से कैमरामैन चेतन के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और अब खास नजर केरल पर। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में 16 मई को विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजनीति और पर्यटन के नजरिए से बेहद अहम इस जिले में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आइए देखते हैं त्रिवेंद्रम में सियासत का मिजाज क्या है। ये है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। देवताओं की नगरी के नाम से मशहूर इस शहर को महात्मा गांधी ने कभी सदाबहार शहर कहा था। 1994 से 1995 के दौरान सबसे ज्यादा सोना आयात होने के कारण तिरुवनंतपुरम को स्वर्णिम द्वार कहा गया। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी होने के साथ साथ जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है। राजधानी होने के कारण ये हर दल के लिए खासी अहमियत रखता है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ नेताओं का मानना है कि बीते 5 सालों में यहाँ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए। The first time in the history of Kerala, especially international harbour Vizhinjam, and one more international airport in Kannur, smart city which provides 1 lakh youngsters for IT jobs, and also the metro first time in Cochin. जिले की 14 सीटों पर करीब 26 लाख मतदाता 16 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। जिले में फिलहाल 3 सीट एलडीएफ के पास है, जबकि 1 सीट पर जेडीएस का कब्जा है। बाकी सभी 10 विधानसभा सीटों पर यूडीएफ काबिज है। हालांकि सीपीएम की अगुवाई वाली एलडीएफ का दावा है कि इस बार जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। Here Coalibi are here now. Congress League and BJP Coalibi front are here. The people of Kerala, they have taken the decision against this Coalibi front. मौजूदा केरल विधानसभा में फिलहाल बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी को तिरुवनंतपुरम से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के राजशेखरन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में कम अंतर से हारे बीजेपी के उम्मीदवार ओ राजगोपाल इस बार इसी जिले से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। Problem of water problem, shortage of drinking water,
That is the main problem. The educated people here, because in education we are number one, supposed to be number one. So the problem is the unemployment of the educated. पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस शहर का नाम भगवान विष्णु के शेषनाग अनंत के नाम पर पड़ा। विष्णु यानी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कारण देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद और कोवलम बीच के कारण भी ये पर्यटकों की पसंद है। यहाँ की जनता को इंतजार है कि आने वाले वक्त में जो विधायक उनके नुमाइंदे बनकर आएंगे वो किस तरीके से इस जिले से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ उठाएंगे और जनता के विकास में अपना योगदान देंगे। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।